हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो चैप्टर नंबर 2 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4, 5 वो कंप्लीट करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस। आपको जो नीचे इलस्ट्रेशंस दिए हुए मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको रीड कर कर आपको उसमें से वो कौन से कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है वो फाइंड आउट करना है एंड फिर आपको उस कॉन्सेप्ट का नाम लिखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है और फिर उसको एक्सप्लेन भी करना होगा आपको कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, वसंत सेठ प्रोवाइड्स कोल फ्रॉम हिज शॉप। अपने शॉप से वो कोल है ना, कोयला वो प्रोवाइड कर रहा है। किसे प्रोवाइड कर रहा है? तो टू फार्मर्स, फार्मर को प्रोवाइड कर रहा है। किसके किस लिए? फ्री में दे रहा है क्या? नहीं ना। तो इन एक्सचेंज फॉर गुड फूड ग्रेन्स के एक्सचेंज में। इसका मतलब यहाँ पर जो सिस्टम है, जो लेन देन का जो सिस्टम है वो कौन से सिस्टम के अंडर आता है? वो मॉनेटरी के अंडर तो आता नहीं है, बार्टर सिस्टम के अंडर आता है। तो यहाँ पर हमने जो आइडेंटिफाई किया है कॉन्सेप्ट वो है बार्टर सिस्टम। तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 1, आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट बार्टर सिस्टम। अब आपको बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है वो लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे हम कि बार्टर सिस्टम रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे हियर वसंत सेठ गिव्स कोल। आपको फिर से स्टेटमेंट लिखना है कि वसंत सेठ गिव्स कोल फ्रॉम हिज शॉप टू फार्मर्स, फार्मर को दे रहा है, एंड टेक्स फूड ग्रेन्स इन एक्सचेंज ऑफ कोल। एंड एक्सचेंज में वो है ना, फूड ग्रेन के एक्सचेंज में वो क्या कर रहा है? कोल ले रहा है और है ना उनको फूड ग्रेन दे रहा है वसंत सेठ को। तो ये एग्जाम्पल, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल रिलेट करता है बार्टर सिस्टम से। तो आपको इधर लिखना है दस दिस एग्जाम्पल रिलेट्स टू बार्टर सिस्टम। तो इस तरीके से आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है बब्बन राव डिपॉजिट्स हिज मनी इन अ नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक में बब्बन राव अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है, मतलब जमा करा रहा है, अपने खाते में जमा करा रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट है वो बैंक मनी हुआ, क्योंकि जो है ना डिपॉजिट मनी होता है, बैंक में जो डिपॉजिट होता है उसे बैंक मनी कहा जाता है। तो ये जो आइडेंटिफाइड टर्म है वो हुआ बैंक मनी। ये आपको कैसे पता चलता? तो नेशनलाइज्ड बैंक में उसने जमा कराया इसलिए मतलब बैंक मनी है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कि कैश फॉर्म में था, जिसे सेव किया था। किसने सेव किया? सेव्ड बाय, बिकॉज कैश फॉर्म में कैसे था, कैसे पता चला? तो हिज मनी, यहाँ पे हिज मनी टर्म दिया है, वर्ड दिया है, इसीलिए पता चला कि कैश फॉर्म में था, सेव्ड बाय द पीपल। तो बैंक में ना यहाँ पर बैंक रिफर्स टू द डिपॉजिट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश सेव्ड बाय द पीपल। एंड ये जो पैसा है इट इज यूज टू क्रिएट क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्रिएट करने के लिए इस पैसे को यूज किया जाता है लेन देन के लिए। इसे ना हम चेक के थ्रू इसे है ना विड्रॉ कर सकते हैं, इस मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, हम इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट मनी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इसीलिए यहाँ पे हमको लिखना है ये स्टेटमेंट, हियर बब्बन राव क्या कर रहे हैं? तो डिपॉजिट्स हिज मनी इन अ नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में अपना मनी वो डिपॉजिट कर रहा है। दस दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू द बैंक मनी कॉन्सेप्ट। तो ये रिलेशन है वो बैंक मनी कॉन्सेप्ट से, इलस्ट्रेशन है वो रिलेट करता है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। नाउ द थर्ड वन, Charu used her debit card to purchase a shirt for her younger brother. अपने younger brother के लिए वो शर्ट परचेस कर रही है। किसके थ्रू करी है? वो क्या रोकड़ा दे रही है, कैश दे रही है? नहीं ना, यूज हर डेबिट कार्ड, उसने डेबिट कार्ड यूज किया है। तो ये जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है ये कौन से मनी के अंडर में आता है? हमने टाइप्स ऑफ मनी पढ़े हैं हमने, राइट? तो उसमें कौन से मनी के अंडर में आता है? तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कम्स अंडर प्लास्टिक मनी, ये प्लास्टिक मनी के अंडर में आता है। तो हमको वर्ड जो आइडेंटिफाई किया हमने कॉन्सेप्ट वो है प्लास्टिक मनी। तो हम लिखेंगे आंसर आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट प्लास्टिक मनी। एक्सप्लेनेशन, debit cards and credit cards are used as
प्लास्टिक मनी, पहले तो आपको प्लास्टिक मनी का मीनिंग लिख देना कि है ना, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स आर यूज्ड एज प्लास्टिक मनी एंड इट इज इजी, और ये ना इजी होता है, सरल होता है, आसान होता है यूज करना इस ट्रांजेक्शन को। किस वजह से? ड्यू टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहाँ पे भी हम है ना, कहीं से भी हम कोई सामान मंगवाना है, कोई शॉपिंग करनी है, तो हम अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करके हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। नाउ फिर हम यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि चारू यूज्ड प्लास्टिक मनी, चारू ने प्लास्टिक मनी यूज किया, कौन से फॉर्म में यूज किया? तो इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के फॉर्म में, टू परचेज अ शर्ट फॉर हर यंगर ब्रदर, अपने यंगर ब्रदर के लिए शर्ट परचेज करने के लिए उसने डेबिट कार्ड यूज किया। 10, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है 10, द एग्जाम्पल रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक मनी। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ 4th यहाँ पे दिया है, मलाठी परचेज्ड अ हाउस, मलाठी ने घर खरीदा थ्रू एन एजेंट, एजेंट के थ्रू खरीदा। द एजेंट एक्सेप्टेड द कमीशन, एजेंट ने ना कमीशन तो एक्सेप्ट कर लिया, वो भी कमीशन उसने अमाउंट इन कैश, जो कमीशन का अमाउंट था वो कैश उसने लिया, रोकड़े में लिया, कैश लिया, उसने चेक नहीं लिया, उसने बैंक में पैसा नहीं लिया, उसने क्या किया, कैश लिया। बट डिड नॉट इश्यू अ रिसिप्ट टू हर, लेकिन उसने ना मलाठी को ना रिसिप्ट ही नहीं दी, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं दिया। जैसे आप कॉलेज में फीस भरती हो और आपको रिसिप्ट मिलती है, उस तरीके से है ना उसने है ना कोई रिसिप्ट है ना मलाठी को नहीं दी कि भाई उसको है ना पैसा रिसीव हुआ है करके। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? जब कोई रोकड़ा लेता है और उसका प्रूफ नहीं देता तो ब्लैक मनी के अंडर में आता है। ब्लैक मनी, हम उसे ब्लैक मनी कॉन्सेप्ट बोलेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे आंसर, आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट ब्लैक मनी। ब्लैक मनी हुआ, एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे ब्लैक मनी का मीनिंग क्या होता है। तो ब्लैक मनी इज अ टाइप ऑफ मनी विच इज रिसीव्ड, जो कि रिसीव हुआ इन कैश, कैश में रिसीव हुआ, बट नॉट अकाउंटेड फॉर, लेकिन उसको हम क्या, उसको हम शो नहीं कर रहे, प्रेजेंट नहीं कर रहे, उसको हम रिकॉर्ड्स में नहीं दिखा रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड, और जिस पे टैक्स नहीं पे किया जाता है टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता है बंदा। तो इन सिंपल शब्दों में हम बोल सकते हैं कि इट इज टैक्स इवेडेड मनी, टैक्स इवेडेड इनकम, टैक्स बचा के रखे हुआ इनकम जिसपे टैक्स नहीं पे किया। सो हियर इन द गिवन एग्जांपल द एजेंट एक्सेप्टेड द अमाउंट इन कैश, उसने है ना अमाउंट है वो कैश में एक्सेप्ट किया, बट डिड नॉट इश्यू अ रिसिप्ट टू मलाठी, लेकिन उसने कोई रिसिप्ट इश्यू नहीं की मलाठी को। सो इट सिंपली मीन्स, इसका मतलब है कि दैट ही विल नॉट पे टैक्स ऑन दिस अमाउंट, इस अमाउंट पर वो कोई भी टैक्स नहीं देने वाला है। Thus this relates to the concept of black money। तो इसका मतलब ये है वो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, ब्लैक मनी के से रिलेट करता है। तो इस तरीके से आपको दिखाना होगा, लिखना होगा। Now 5th one, to prevent मिसयूज या फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ द नेशनल करेंसी, नेशनल करेंसी का, टू प्रिवेंट मिसयूज और फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ नेशनल करेंसी, अ नोट बैन इज इम्पोज्ड ऑन इट्स यूज एट सर्टेन टाइम्स। तो कभी कभार बीच में जब है ना कोई भी नेशनल करेंसी उसका बहुत मिसयूज होने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए है ना कंट्री में क्या होता है, वो पर्टिकुलर नोट बैन हो जाता है, उस पे रोक लग जाती है। तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है करेंसी नोट वगैरह पे बैन लगती है तो उसे डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है, डीमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट है वो है डीमोनेटाइजेशन, एंड उसका एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे कि डीमोनेटाइजेशन इज अ टूल, ये टूल है, एक वे है ऑफ विड्रॉवल, विड्रॉ कर लेना, विड्रॉवल ऑफ करेंसी, नोट और कॉइन। करेंसी कौन सा, तो नोट या कॉइन फ्रॉम यूज एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मनी कौन सा होता है, जैसे गवर्नमेंट ने है ना रजामंदी दी होती है, गवर्नमेंट ने है ना परमिशन दी होती है कि ये पैसा चलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से दिया होता है, और जब गवर्नमेंट है ना उसे विड्रॉ कर लेगी तो ये वो विड्रॉ किसके थ्रू, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है, डीमोनेटाइजेशन। नाउ
ब्लैक मनी क्या है, तो ब्लैक मनी एनकरेज करता है किस चीज को, क्यों ऐसा करना होता है, इसका रीजन भी हम बता देंगे कि ब्लैक मनी एनकरेज करता है इलीगल एक्टिविटीज को। कौन सी वाली इलीगल एक्टिविटीज, जैसे कि करप्शन हो गया, ब्राइबरी हो गया, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग एक्सेट्रा हो गया, तो इन सबको ये है ना एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, मतलब गलत काम करने में ये है ना प्रोत्साहन देता है, प्रमोट करता है गलत काम करने के लिए ब्लैक मनी। सो दिस क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स, तो इसके वजह से ना जो है कंट्री के जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारी रुकावटें आती है। दस इसीलिए है ना, दस टू प्रिवेंट मिस यूज fraudulent use of the national currency, demonetization is one of the tool adopted by many countries, even in India में भी है ना 2016 में, नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट, 8 नवंबर आई गेस 2016 को। नाउ नेक्स्ट इज state with reason whether you agree or disagree with the following statements। तो देर आर मेनी डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में बहुत सारे डिफिकल्टीज है। तो ये तो सच्ची बात है, हमने स्टडी किया था ना डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, तो जिसमें मेजरमेंट वाली प्रॉब्लम, जिसमें डबल कोइंसिडेंस नहीं होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है हमको पता है, तो हम नो डिफिकल्टीज को तो हम डिसअग्री कर रहे हैं। यहाँ पे डिफिकल्टीज तो है, तो हमको लिखना है कि आई डिसअग्री, आपको ऐसे मेंशन करना होगा कि आई अग्री या आई डिसअग्री। तो आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट से मैं अग्री करती हूँ। देयर वर मेनी डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में बहुत सारे डिफिकल्टीज थे, उसका रीजन बताना है फिर हमको। तो रीजन में So lack of double coincidence of bonds was one of the important difficulty of barter system। barter system की एक important difficulty थी, तो ये पहले रीजन में हम ये लिख देंगे। Then while exchanging goods for goods, goods के बदले में goods जब exchange होता था तो उस समय पे कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था मेजर करने का, किलोग्राम, केजी, ग्राम, लीटर्स, ये सब कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। there were no standard unit of account to determine the value of a commodity। कमोडिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड वहां पे यूनिट भी नहीं था। फिर इट इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी हो जाता था कि स्टोर करके रखा जाए गुड्स को फॉर फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, आगे फ्यूचर यूज के लिए रखा जाए। लेकिन समटाइम्स है ना पेरिशेबल जो नेचर के गुड्स होते थे, पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स, इट वाज ड्यू टू पेरिशेबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स इट वाज डिफिकल्ट टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर। फिर ये भी एक डिफिकल्टी थी। देन इन बार्टर सिस्टम इट वाज इनकन्वीनियंट, ये बहुत इनकन्वीनियंट होता था टू डिवाइड एनिमल्स, हाउस एक्सेट्रा इनटू स्मॉल पार्ट्स। एनिमल्स को, हाउस को, ये सब को छोटे छोटे टुकड़ों में है ना इनको प्रपोर्शन में डिवाइड करके हम नहीं बेच सकते थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू फिक्स प्रपोर्शन, उनका प्रपोर्शन फिक्स नहीं हो पाता था क्योंकि बार्टर है, मतलब मान लो जिसके पास बहुत सारे एनिमल्स है उसको एनिमल्स के एक्सचेंज में फूड ग्रेन चाहिए है। अब सामने वाले बंदे को अगर है ना उतना अनाज देने के लिए नहीं है, उसकी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी फिक्स नहीं हो पा रही, तो कैसे होगा पॉसिबल। तो इट वाज डिफिकल्ट टू फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वन कमोडिटी इन एक्सचेंज फॉर अनदर कमोडिटी। सो ये एक डिफिकल्ट टू फिक्स प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे जो है ना कीवर्ड्स हैं, ये इसके रीजंस थे जिससे हम कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम में तो कितने सारे डिफिकल्टी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि डिफिकल्टी नहीं है, तो हमको स्टेटमेंट ऐसे लिखना है कि आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, देयर वर मेनी डिफिकल्टीज, बहुत सारे डिफिकल्टीज थे। फिर ये एक हमको 4 डिफिकल्टी एटलीस्ट हमको बता देनी कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है आपको। देन नो स्टैंडर्ड यूनिट एंड देन डिफिकल्ट टू स्टोर, देन डिफिकल्ट टू फिक्स प्रपोर्शन। नाउ नेक्स्ट इज there were many good qualities found in modern currency। मॉडर्न करेंसी में बहुत सारी क्वालिटीज हमको मिली है, देखने को मिलती है। यस आई अग्री, बहुत सारी है, इजी टू एक्सेप्टेबल एंड ऑल, तो हमको लिखना है आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। फिर आपको रीजन लिखना होगा। एनीथिंग विच इज यूज्ड एज अ मनी, कुछ भी जो हम मैंने एज अ मनी यूज करे तो मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय ऑल, सबको, सब लोग ने उसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया रहना चाहिए फॉर एक्सचेंज पर्पज। देन मनी शुड बी डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन, उसके छोटे छोटे डिनोमिनेशन होने चाहिए, मतलब 5 रुपए की कॉइन, 2 रुपए की कॉइन हो गई, 1 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपीज नोट, तो उसका डिनोमिनेशन, अगर मैं 100 का छुट्टा मांगूंगी तो मुझे 100 का छुट्टा, अगर मुझे 10-10 के नोट चाहिए तो 10 नोट मुझे इजीली मिल जाएंगे उसके। तो मनी शुड बी डिविजिबल इनटू स्मॉलर डिनोमिनेशन टू फैसिलिटेट स्मॉल ट्रांजेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। देन मनी शुड बी ड्यूरेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक चलनी चाहिए। एंड इट्स वैल्यू शुड नॉट फ्लक्चुएट टू मच, और उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा उसमें
फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। देन मनी मस्ट बी इजीली रिकग्नाइज, आसानी से इजीली हम उसको रिकग्नाइज कर सके ऐसा होना चाहिए, मनी इजीली रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। एंड इट शुड हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क्स, और उसके डिस्टिंक्ट मार्क्स भी होने चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बंदे को रिसीव हो, जब वो रिसीव कर रहा है पैसा, मतलब यहाँ पर है ना कोई फेक नोट ना मिले, तो उसके रिकग्नाइजेबल एंड डिस्टिंक्ट मार्क्स होने चाहिए। देन इट शुड बी इजी टू कैरी, कैरी करने में भी इजी होना चाहिए पैसे को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, और उसके पीछे फिर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा या इनकन्वीनियंट नहीं होना चाहिए वो पोर्टेबिलिटी में। तो फॉर एग्जांपल करेंसी नोट्स इजीली पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं। देन मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजेनियस मतलब अलाइक, आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम अलाइक और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर, आइडेंटिकल होने चाहिए उनके फीचर्स में। देन मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है मॉनेटरी वैल्यू, जो मार्केट में मॉनेटरी वैल्यू वो स्टेबल होनी चाहिए। इट सर्व्स एज अ, क्योंकि वो सर्व करता है एज अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, वैल्यू टू एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज of goods and services, value to exchange goods and services. So these goods can be sold and purchased even in future as per the requirements. Now thus there are many good qualities. तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ पर बहुत सारी गुड क्वालिटीज है जो हमें ना फाइंड आउट करते हैं मॉडर्न करेंसीज में, हमको दिखाई देती है। अभी देखो ना हमारे पास जब पैसे है तो कितना इजी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, राइट। वही अगर किसी को बोलना हो हमें कि भाई सामान, इस सामान के बदले में ये सामान दे दो, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। सामने वाले बंदे को जरूरत नहीं है तो वो क्यों लेगा और क्यों हमको एक्सचेंज में कोई चीज देगा। लेकिन पैसा तो कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं करेगा। मैंने आप लोगों को लीगल टेंडर एंड इलीगल टेंडर पढ़ाया था, तो लीगल टेंडर के लिए कोई भी मना नहीं करेगा, एक्सेप्ट करना ही है बंदे को। नाउ यहाँ पे जो थर्ड है वो है मनी, सॉरी मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी। हाँ, हर एक बहुत सारे टास्क हम पैसे से काम है ना पैसे से पूरा कर सकते हैं। तो आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मनी का है इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये सर्व करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। एंड इन मॉडर्न पीरियड, और आज का जो मॉडर्न पीरियड है, मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट इन ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, हर एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन एनी कमोडिटी कैन बी परचेस्ड और सोल्ड ऑफ फॉर मनी, कोई भी कमोडिटी को हम परचेस या सेल कर सकते हैं मनी के लिए, पैसे के लिए। नाउ इट परफॉर्म सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ स्टैंडर्ड, सेकेंडरी फंक्शन इसका जो है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मीन्स फ्यूचर में जो पेमेंट करना है, फ्यूचर में आज हमने किसी से उधार लिया और कल हम फ्यूचर में रीपेमेंट करेंगे, तो वो इजी है, इससे इजीली ये फंक्शन है ना कंप्लीट हो जाता है, अकम्प्लिश हो जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर करके रखो, उसकी वैल्यू थोड़ा ना कम हो जाता है, सेव करके रखो, फ्यूचर में उसे यूज करो। एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल वेरी इजीली। नेक्स्ट, इट ऑल्सो परफॉर्म्स कंटिजेंट फंक्शंस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड डिवाइडिंग ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम को डिवाइड करने का काम, प्रोवाइडिंग बेसिस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी का। देन लिक्विडिटी, वेल्थ को लिक्विडिटी, मतलब आपके पास अगर है ना आपको कोई सामान बेचकर उसे लिक्विडेट करना, मान लीजिए सोना है, सोना बेच के उसे कैश में करना है, तो इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और कैश को अगर आपको गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो आप परचेस करो कैश देके, आप इजीली उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विडेट कर सकते हो वेल्थ में। एंड एस्टिमेटिंग माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इसीलिए हम बोल सकते हैं हैंस मेनी टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय मनी, बहुत सारे टास्क है जो मनी से अकम्प्लिश हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वे से, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज कर हम है ना मनी को कहीं पे भी है ना भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, किसी के भी खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यस, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। बिकॉज ऑफ किसके वजह से ये इजीली पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी। ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी इज अ मॉनेटरी वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसफर्ड, इसे हम स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स, बहुत सारे तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
मोबाइल फोन्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स के थ्रू, टैबलेट, देन स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर्स, डिजिटल वॉलेट्स या एक्सेट्रा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज फॉर, ये किसके लिए यूज में लिया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मनी परचेसिंग करने के लिए। आप देखो ना, फ्लिपकार्ट से आप कोई सामान मंगा रहे हो, आप अमेजोन से कोई सामान मंगा रहे हो, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो और आपके पास तो घर पे सामान आ जाता है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे आपको मिलता है। डेबिट कार्ड मतलब आपके खाते में कितना पैसा है, तो उतने पैसे के हिसाब से आप अपना सामान मंगा सकते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मनी है वो यूज की जाती है परचेस करने के लिए। कोई भी एंड ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन आपको अगर ग्लोबली आपको करना है, ट्रांजेक्शन करना है, तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक मनी की वजह से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। लेकिन उसके लिए इंटरनेट सर्विसेज होनी जरूरी है, राइट? मोबाइल में डेटा होना जरूरी है, या फिर लैपटॉप से कर रहे हो तो आपके पास वाईफाई होना जरूरी है। नाउ डिजिटल वॉलेट्स, ये भी एक तरीके के फॉर्म स्टोर मनी का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक मनी का। डिजिटल वॉलेट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम करो, आप तो इसका ऐड देखते ही होंगे, तो पेटीएम एक्सेट्रा। हैंस मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हम कहीं पे भी इसको भेज सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको है ना नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर करना ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर गणेश ट्रैवल टू द मॉल में ट्रैवल करता है बाय बस से जाता है। एंड ही गेव द कंडक्टर ₹10 कॉइन, 10 रुपए की कॉइन वो है ना कंडक्टर को दे रहा है फॉर द टिकट के लिए। ही परचेज मेनी कमोडिटीज, उसने बहुत सारे सामान, बहुत सारे गुड्स, कमोडिटीज मतलब गुड्स, सामान उसने खरीदे मॉल में से। एट द बिलिंग काउंटर, जब भी वो बिलिंग काउंटर पे आता है, ही गेव हिज क्रेडिट कार्ड, उसने अपना क्रेडिट कार्ड है ना वो पेमेंट के लिए उसने दिया, कार्ड फॉर पेमेंट। बट द बिलिंग क्लर्क, जो बिलिंग कर रहा था, क्लर्क जो बिल बना के देता है, इन्फॉर्म्ड हिम, उसने इन्फॉर्म किया, किसको इन्फॉर्म किया? गणेश को, दैट ओनली डेबिट कार्ड्स वर एक्सेप्टेड, कि खाली डेबिट कार्ड ही यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ओनली डेबिट कार्ड ही एक्सेप्ट करते हैं। सिंस गणेश हैड फॉरगॉटन, गणेश भूल गया था डेबिट कार्ड एट होम, वो डेबिट कार्ड तो घर पे ही भूल गया था, उसके पास तो खाली क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बिलिंग काउंटर पे नहीं चलता है। तो उसने क्या किया? ही ऑफर टू मेक पेमेंट बाय कैश, उसने ना कैश दिया, रोकड़ा दिया पेमेंट के लिए उसने रोकड़ा दे दिया। कहानी खत्म। चलो अभी देखते हैं हमको क्या पूछा है। और तो यहाँ पे बोला कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मनी, कौन कौन से टाइप की मनी यहाँ पे यूज हुई है, यूज्ड इन इंफॉर्मेशन में कौन से टाइप के मनी यूज हुए हैं, आपको उसके बारे में है ना इंफॉर्मेशन देनी है, आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है, बताना है कौन ये जो अबाउ इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन छोटी सी जो कहानी है ना गणेश की, गणेश शॉपिंग के लिए गया था मॉल में और उसने कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स किए, तो उस कहानी में कौन कौन से टाइप के मनी यूज हुए उसको आपको पहचान कर लिखना है। एंड उसके बाद में एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम, और आपको उनमें से 2 को है ना एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो टेबल बनाई है मैंने वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि द टाइप ऑफ मनी, कौन से टाइप ऑफ मनी यूज हुई, कौन से टाइप ऑफ मनी यूज हुई यहाँ पर। तो द टाइप ऑफ मनी यूज इन द इंफॉर्मेशन आर टोकन मनी। कैसे टोकन मनी? क्योंकि उसने 10 रुपए की, उसने 10 रुपीज की कॉइन दी थी बस कंडक्टर को। वो जब शॉपिंग के लिए जा रहा था बस में, बाय बस जा रहा था, 10 रुपए का कॉइन, और ये जो कॉइन है उसे टोकन कॉइन कहा जाता है, टोकन कॉइन। तो उसने टोकन कॉइन यूज किया, दैट इज मेटेलिक कॉइन्स होता है। देन उसने क्रेडिट कार्ड का यूज किया, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यूज तो कर रहा था ना, वो लाया तो था क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन में, हमको इन्फॉर्मेशन तो दिखाई दे रही है क्रेडिट कार्ड। तो प्लास्टिक मनी का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है हमको। और कैश में पेपर मनी का इंफॉर्मेशन, क्या कैश इज अ पेपर मनी, बाय कैश तो पेपर मनी। अभी कॉइन्स में तो उसने पेमेंट नहीं किया होगा ना, पेपर मनी, क्योंकि उसने बाय कैश उसने पेमेंट किया तो मतलब पेपर मनी। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले इनको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको 2 टर्म को एक्सप्लेन करना है। तो हम ₹10 कॉइन फॉर टिकट, दैट इज उसको बोला जाता है टोकन कॉइन। आर दोस टोकन कॉइन्स वो कॉइन होते हैं हुज फेस वैल्यू इज हायर, जिनकी फेस वैल्यू ज्यादा होती है उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से। मतलब आप अगर वो 10 रुपए की कॉइन को है ना भंगार वाले को बेचने जाओगे मेटल के तौर पे,
कि भाई ये मेटल के रूप में ले लो, तो उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू है जो उसकी वो बहुत कम होगी। दीज कॉइन्स आर मेड अप ऑफ चीपर मेटल्स, ये जो कॉइन्स है वो चीपर मेटल्स से बने होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम हुआ, निकल हुआ, एक्सेट्रा। एंड दीज कॉइन्स आर यूज फॉर सेटलिंग, छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन है, स्मॉल ट्रांजेक्शन है, उनको वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए कॉइन्स यूज किया जाता है। एंड एट प्रेजेंट दीज कॉइन्स आर इन सर्कुलेशन इन इंडिया। जितने भी है ना 5 रुपए की कॉइन है, 10 रुपए की कॉइन है, हम मार्केट में देखते हैं 2 रुपीज की कॉइन है, तो वो सारे के सारे ये जो टोकन कॉइन्स ही है वो टाइप्स ऑफ मनी में वो टोकन कॉइन के अंडर में आते हैं। मेटेलिक कॉइन्स हो गए टोकन कॉइन्स। नाउ सेकेंड, पेपर मनी। पेपर मनी का मतलब लिखेंगे कि पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ पेपर करेंसी, पेपर करेंसी, और कौन इश्यू करता है, तो इश्यूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज, कंट्री के सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट इश्यू करती है। तो हमारी जो इंडिया में है ना 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट है ना, जो भी है 1 रुपए का नोट पेपर नोट की बात कर रही हूँ मैं, 1 रुपए का पेपर नोट इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, उसे है ना गवर्नमेंट इश्यू करती है इंडिया की। वेयर एज करेंसी नोट्स, बाकी के जो करेंसी नोट्स है 5 रुपए से लेके 10 रुपए से लेके सारे के सारे जो करेंसी नोट्स है 2 रुपए से लेके वो सबके सब है ना हायर डिनोमिनेशन वाले नोट्स, वो सेंट्रल बैंक जो कंट्री की, हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक कौन सी पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं उसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पेपर मनी इश्यू करती है। नाउ लास्ट जो है वो है प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजेक्शन, ये इजी है यूज करने में ड्यू टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से इजी है इसको यूज करना। एंड इसका जो एग्जांपल है वो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर यूज्ड एज अ प्लास्टिक मनी, हम डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड को एज अ प्लास्टिक मनी यूज करते हैं। एंड कैशलेस ट्रांजेक्शन यहाँ पर एज यूज्ड एज अ प्लास्टिक मनी एज कैशलेस ट्रांजेक्शन्स ग्लोबली गेन्ड इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को बहुत इंपॉर्टेंस मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली इसको इंपॉर्टेंस मिला है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।